हाँ जी, पहले तो एक हमने लेजर बनाने का तरीका सीखा और इसी से मैं आपको एंट्रीज भी सिखाऊंगा। एक हमारे पास सपोज हमने कैश पे कर दिया, कैश पेड फॉर रेंट रुपीज 400,000। जब हमने कैश पे किया होगा रेंट के नाम से तो एक जर्नल एंट्री पास की होगी, रेंट टू कैश। ऐसा है, जब भी कोई भी एक्सपेंस पे करते हैं तो एंट्री क्या पास होती है? एक्सपेंस टू कैश। हम एंट्री पास करते हैं रेंट डेबिट कैश क्रेडिट। कितनी अमाउंट से? 4 लाख से। अभी जरा सीक्वेंस समझना, कुछ लोग ना शायद ये बात का इंतजार करें कि सर कुछ सवाल करवाएंगे तो हम फोकस करेंगे। सवाल शुरू हो गया। जब भी हम कोई एक्सपेंस पे करें या हमें इनकम मिले, हम एक एंट्री पास कर देते हैं, उसे बोलते हैं जर्नल एंट्री। कैश पेड फॉर रेंट 4 लाख, एंट्री पास कर दी रेंट डेबिट कैश क्रेडिट 4 लाख। ठीक है, अब इस जर्नल एंट्री से अगला स्टेप क्या होगा? लेजर बना होगा। लेजर बनने के बाद ट्रायल बैलेंस बना होगा। अब ट्रायल बैलेंस बनने के बाद इनकम स्टेटमेंट, मतलब स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। जब हम वहां पहुंचे ना, वहां पर हमें पता चला या हमें बताया गया कि 4 लाख में 50,000 एडवांस है। तो हमने एडजस्टमेंट की, हमने इसको एडजस्ट किया। कैसे? 50,000 यहां से निकाल दिया और कहां लिखा? प्रीपेड के अंदर। तो एक एडजस्टिंग एंट्री पास की। जर्नल एंट्री जब रेंट पे किया था तो उसकी एंट्री क्या पास की थी? रेंट टू कैश। उसके बाद लेजर बना, ट्रायल बैलेंस बना, अब हम बना रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उसमें पता चला कि इसमें तो 50,000 एडवांस है। हम उसकी कैसे एडजस्टमेंट करते हैं? रेंट में से माइनस और प्रीपेड रेंट के नाम से। उसको बोलते हैं एडजस्टिंग एंट्री। और एडजस्टिंग एंट्री कब पास होती है? जब आपका ट्रायल बैलेंस कंप्लीट हो चुका होता है, उसके बाद एडजस्टमेंट करते हो। क्या एंट्री पास की आपने तब? प्रीपेड रेंट डेबिट रेंट एक्सपेंस क्रेडिट। कितनी अमाउंट से भला? 50,000 से। सारी अमाउंट से नहीं, जितनी अमाउंट से। इसे बोलते हैं, खत्म होगी बात। हमने रेंट से माइनस कर दिया और प्रीपेड में लिख दिया। जब मेरा वो साल खत्म हुआ, इनकम स्टेटमेंट बन गई, ये जो आपका 50,000 है ये कहां पर पड़ा होगा? करंट एसेट में या एक्सपेंस में? करंट एसेट में। डन। अगला साल आ गया। अगले साल में तो ये कि था ही अगले साल का रेंट। क्या तब भी ये प्रीपेड रेंट है या रेंट बन गया? तब ये रेंट बन गया। तो तब क्या करेंगे? प्रीपेड रेंट खत्म कर देंगे। अगले साल क्या एंट्री पास होगी? एट द स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट ईयर, एट द स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट ईयर क्या होगा? अब वो जो रेंट एक्सपेंस है वो डेबिट कर देंगे क्योंकि वो हमारा एक्सपेंस बन गया, और प्रीपेड रेंट को क्रेडिट कर देंगे। बात समझ लग गई? अब ये एंट्री, इनकी डेट मैं आपको बता दूं कि कब कब ये एंट्री पास होती है। ये वाली एंट्री पास होती है व्हेन रेंट पेड। जब रेंट पे हुआ तब ये एंट्री पास हुई। वो डेट बताई होगी, उस डेट को ये एंट्री पास है। ये वाली जो एंट्री पास हुई एडजस्टिंग एंट्री, ये कब पास हुई भला? एट द एंड ऑफ करंट ईयर, मतलब मौजूदा साल का। और जब हम फाइनल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं ना, एसओसीआई और एसओएफपी, फिर जैसे ही अगला साल शुरू हुआ, एट द स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट ईयर, फिर ये एंट्री पास करेंगे। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ा सोचना नहीं चाहते। वो क्या कहते हैं कि जो साल के एंड में एंट्री पास होगी ना, अगले साल के शुरू में उसकी रिवर्स एंट्री हो जाएगी। फिर होता भी यही है, यानी जो एट द एंड ऑफ करंट ईयर एंट्री पास होगी वो अगले साल के शुरू में रिवर्सल हो जाएगी। और वैसे भी जो क्रेडिट होगा अगले साल वैसे भी डेबिट ही हो जाता है, वैसे भी वो रेंट एक्सपायर हो जाता है।
तो ये रेंट एक्सपेंस की एंट्री है। और किस केस में? प्रीपेड के केस में। गॉट इट? रेंट पे करने की क्या एंट्री होगी? प्रीपेड की एंट्री होगी करंट ईयर के एंड पे, और अगले साल के शुरू में क्या एंट्री होगी उसकी? होल्ड। पेपर में हम देखते हैं कि उसने एंट्री क्या पूछी है, ये तो देखते ही नहीं है कि उसने पूछी किस टाइम की है। अगर उसने एंट्री पूछी है पेमेंट की, तो जितनी पेमेंट हुई है साल भर में सारी की सारी रेंट डेबिट, कैश क्रेडिट। फिर उसमें कोई प्रीपेड है तो प्रीपेड टू रेंट, और अगले साल के शुरू में रिवर्सल, रेंट एक्सपेंस टू रेंट प्रीपेड। अब आ जाओ, ये हमने जो एंट्रीज बताई है ना आपको, ये एंट्रीज हैं प्रीपेड रेंट के केस में टोटल फ्लो उसका है। प्रीपेड रेंट में टोटल क्या होता है, जब पे होता है साल के एंड में क्या होता है, साल के अगले साल के शुरू में क्या होता है। आगे चलें फिर, नेक्स्ट देखिए। एक्रूड रेंट की बात कर लेते हैं। मैं रेंट एज अ एक्सपेंस ले रहा हूं, कोई भी एक्सपेंस हो तो ऐसा होना है। रेंट के अलावा भी कोई भी एक्सपेंस होगा तो ऐसा ही होगा, एक्रूड रेंट। जब हम रेंट पे करेंगे एंट्री पास होगी रेंट डेबिट कैश क्रेडिट। सपोज दैट हमने 40,000 रेंट पे कर दिया, ये कब एंट्री पास हुई? व्हेन रेंट पेड, व्हेन रेंट पेड। तो साल में जब रेंट पे किया हमने ये एंट्री पास कर दी। फिर नंबर 2, जब रेंट पे कर दिया एंट्री पास कर दी, ये जनरल एंट्री हुई हमारी। अब मुझे ये बताएं, इसका लेजर बना होगा, फिर ट्रायल में भी जा चुका। पता चला 10,000 का रेंट बनता था, हमने पे नहीं किया। रेंट बनता था लेकिन पे अकर हो गया था, पे नहीं किया। तो क्या इसके अंदर ऊपर वाले में होगा? क्योंकि हमने तो लिखा ही नहीं, पे तो किया ही नहीं, तो कैश कैसे क्रेडिट होता? तो 10,000 का रेंट एक्सपेंस अक्कर हो चुका है, इसका मतलब है रेंट में तो उसे ऐड होना चाहिए था। पे नहीं किया तो फिर किधर लिख देते? लायबिलिटी में। तो क्या एंट्री पास करेंगे? रेंट डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस में हमने ऐड करना है और लायबिलिटी में जाकर लिखना है। तो ये क्या होगा? रेंट डेबिट, रेंट पेएबल या एक्रूड रेंट, रेंट पेएबल या एक्रूड रेंट क्रेडिट 10,000 से। अब ये कब एंट्री पास कर रहे हैं पता है? एट द एंड ऑफ करंट ईयर, एट द एंड ऑफ करंट ईयर। अगली एंट्री पे चलते हैं। अब तीसरे नंबर पर इसकी एक एंट्री पास होगी एट द स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट ईयर, एट द स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट ईयर। क्या करेंगे एट द स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट ईयर? इसका रिवर्सल होगा, मतलब जो पेएबल था वो पेएबल नहीं रहा, जो पेएबल था वो पेएबल, तो हम एंट्री पास कर देंगे रेंट पेएबल डेबिट, रेंट एक्सपेंस। इस साल सभी को एक्सपेंस होगा, फिर उसके अंदर से एडजस्टमेंट हो जाएगी। ठीक होगी बात? ये किस केस में हो गए एंट्रीज? अब वो कहेगा पेमेंट की एंट्री बताओ, वो कहेगा इस साल के एंड के प्रीपेड या एक्रूड की एंट्री बताओ, या वो ये कहेगा एक्रूड या प्रीपेड अगले साल के शुरू की एंट्री बताओ। यानी एक्रूड की क्या एंट्री होती है? मेन एक्सपेंस डेबिट एक्रूड क्रेडिट, वो तो इस साल की हुई ना, अगले साल के शुरू में बिल्कुल उलट। चलें जी, उसके बाद आ जाती है इनकम की बात होती है। एक्रूड इनकम की बात कर लेते हैं। एक्रूड इनकम, पहला केस व्हेन रिसीव्ड, कोई भी इनकम जब इनकम रिसीव होगी तो उसकी क्या एंट्री पास होनी चाहिए?
कैश डेबिट, क्योंकि पैसे मिले हैं, कैश डेबिट सपोज कर देते हैं 60,000, रेलिवेंट इनकम क्रेडिट 60,000, कमीशन भी हो सकता है, इंटरेस्ट भी हो सकता है, कोई भी इनकम हो सकती है। ओके की बात। फिर उसके बाद दूसरा केस इसका, एट द एंड ऑफ करंट ईयर, करंट ईयर के एंड में पता चला कि कुछ इनकम एक्रूड है, इसकी डेफिनेशन तो पता है, अक्कर हो चुकी है, मिली नहीं, इसका मतलब कैश नहीं मिला तो कैश तो डेबिट बिल हुआ ही नहीं, लेकिन अक्कर हो चुकी है। हमें क्या यानी एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कहता है अगर अक्कर हो गई है ना तो भाई साहब फिर लिखो, तो इनकम तो लिख देंगे, और इनकम लिखेंगे तो इनकम क्रेडिट करेंगे, तो अभी मिली तो है नहीं, तो एक्रूड इनकम या इनकम रिसीवेबल, एक्रूड इनकम या इनकम वो हमारा एसेट होता है, तो डेबिट होगा, एक्रूड इनकम डेबिट। सपोज दैट वो 20,000 है, और इनकम क्रेडिट इनकम में ऐड हो जाएगा, तो वही एडजस्टमेंट है सारी जो आपने पढ़ ली हुई है। ओके की बात। तीसरा केस क्या बनेगा, एट द स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट ईयर। ये आपने ये पेपर में देखना है ख्याल से कि उसने किस टाइम की एंट्री पूछी है, क्या एंट्री पास करेंगे, इनकम रिवर्स कर देंगे, वो वाली इनकम डेबिट और एक्रूड या इनकम रिसीवेबल क्रेडिट, अमाउंट सेम रहेगी। ओके की बात। तीसरे नंबर पर लास्ट इसका है ये चारों ही, वही जो चारों एडजस्टमेंट आपने पढ़ी हैं जी, एक्रूड इनकम या उसे भी पर। नेक्स्ट अनअर्न्ड इनकम या एडवांस इनकम, अनअर्न्ड या एडवांस या प्रीपेड इनकम। चल एडजस्टमेंट और जो इनकम रिसीवेबल सेम नहीं है, इनकम रिसीवेबल में कैश मिलता है, ये एडजस्टमेंट में कैश नहीं बाद में अगले साल मिलता है, इस साल तो नहीं मिला, हम तो इस साल की एंट्रीज पास कर रहे हैं, जब अगले साल कैश मिल जाएगा ना फिर हम कैश डेबिट कर देंगे। तो ये एडजस्टमेंट है, उसमें कैश नहीं मिला, कैश नहीं मिला अभी तक, इसलिए हमने उसको अपना एसेट लिख लिया कि अभी मिलना है। अनअर्न्ड इनकम क्या होती है, अनअर्न्ड इनकम मतलब रिसीव्ड बट नॉट अकर्ड, जिसको आप कह सकते हो एडवांस में इनकम ले ली, लेकिन जब आपको पैसे मिलेंगे उस वक्त एंट्री क्या पास करोगे, कैश रिसीव्ड जब किया तब हमने एंट्री पास करनी है मेरे भाई, कैश तो डेबिट, सपोज 70,000 है, और इनकम क्रेडिट, इनकम का नाम लिख देंगे जो इनकम होगी। अब अनअर्न्ड है, इसमें कुछ जितनी है सारी अनअर्न्ड है, जितनी अनअर्न्ड है उसकी एंट्री पास कर देंगे कि वो तो हमारी इनकम है ही नहीं, वो तो एडवांस में पैसे मिले, इनकम तो अगले साल जानी है, तो फिर हम इनकम में से माइनस कर देंगे और उसको अपनी लाइबिलिटी बना लेंगे। तो क्या होगा, साल का एट द एंड ऑफ करंट ईयर। बस ये देख लेना कि वो किस इस साल के एंड की एंट्री पूछ रहा है या अगले साल के स्टार्ट की एंट्री पूछ रहा है। हाँ जी, तो क्या एंट्री पास होगी, अनअर्न्ड इनकम की, इनकम डेबिट हो जाएगी, इनकम कम हो जाएगी, और एडवांस या अनअर्न्ड इनकम, और इसमें से हम कहते हैं जी 20,000 की इनकम एडवांस है, अगर पूरा 70,000 की होगा तो पूरा 70,000 डेबिट हो जाएगा। एट द स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट ईयर, एट द स्टार्ट ऑफ, उसमें क्या होगा, अनअर्न्ड इनकम डेबिट 20,000 से,
और इनकम क्रेडिट 20,000 से। ओके चलो जी, एंट्रीज में आपको इशू, जब कोई एक्सपेंस पे करें या इनकम रिसीव करें तो उसकी एंट्री होती है, फिर एक ईयर एंड की एडजस्टमेंट होती है, और फिर एट द स्टार्ट ऑफ द, बस ये ख्याल रखना है पेपर में कि वो उसने किस साल की एडजस्टमेंट पूछी है। अच्छा, हमने मैचिंग कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था ना, मैचिंग कॉन्सेप्ट। अच्छा, बताया था, पढ़ा नहीं, ऐसे करके नहीं पढ़ा। accrual concept, all events and expenses are recorded when they occur. Okay, एक होता है कैश बेसिस अकाउंटिंग। कैश बेसिस अकाउंटिंग या कैश बेसिस कॉन्सेप्ट का मतलब ये होगा कि जब कैश पे करो तब रिकॉर्ड करो। ये हमारी अकाउंटिंग में ऐसा नहीं होता, लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स में ऐसा होता है। जैसे टैक्स के अंदर एक जगह अलाउ है कैश बेसिस अकाउंटिंग। भाई आप ये ना देखें कि आपकी इनकम रिसीव हो गई है तब इनकम लिखो, पिछले 4 साल आप काम कर रहे थे, पैसे नहीं मिले तो कोई इनकम नहीं, 4 साल इकट्ठे पैसे मिले तो तब इनकम लिखो। इसी तरह पेमेंट, हम एक बंदे को पेमेंट कर नहीं रहे, वो कहता है एक्सपेंस लिखो ही ना, जब दोगे ना तब एक्सपेंस लिखते हैं। तो वो एक्रूअल बेस, अच्छा कॉन्सेप्ट क्या है, कैश बेसिस या एक्रूअल बेसिस? एक्रूअल बेसिस, क्योंकि इस तरह इकट्ठी इनकम का तो पता नहीं, बंदा कहेगा जी पता नहीं ये पैसा इसका कहां से आ गया, लेकिन वो बाद में पता चले कि बेचारा पिछले 5 साल से मेहनत कर रहा है। तो एक्रूअल जो कॉन्सेप्ट होता है वो कहता है करंट बेसिस के ऊपर और कैश बेसिस, कैश रिसीट और पेमेंट के ऊपर हर चीज रिकॉर्ड करना। एक होता है मैचिंग कॉन्सेप्ट। कहते हैं जब आप कोई एक्सपेंस लिखते हो ना या रेवेन्यू लिखते हो, तो कम से कम उसके इनकम लिखनी है तो उसकी कॉस्ट से मैच करनी चाहिए, एक्सपेंस से मैच करनी चाहिए उस स्पेसिफिक पीरियड में। ये 3 लफ्ज मैं बता रहा हूं। इनकम रिकॉर्ड करो उस पीरियड में जिस पीरियड में उसके ऊपर आने वाले एक्सपेंसेस रिकॉर्ड हो रहे हैं, या एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करो किस पीरियड में, जिस पीरियड में उसका रेवेन्यू आया है। एक्सपेंसेस कब रिकॉर्ड करने हैं? अब मैं मजे की बात बताऊं, आप लोग एक परचेज करते हो, सपोज दैट 7 लाख की परचेज करते हो, गुड्स खरीदी, गुड्स 7 लाख की खरीदी, इसमें से 5 लाख की गुड्स बिक गई। कितने की बिकी? सपोज दैट 8 लाख की। ये जो 8 लाख की चीजें आपकी बिकी है वो सारी 7 लाख की बिकनी है या सिर्फ 5 लाख की बिकी है? 5 लाख की बिकी है। ऐसा है, जब आप फाइनल अकाउंट का सवाल करते हो तो पहले लिखते हो सेल्स, सेल्स होगी मेरी 8 लाख। ओके, लेस मैं करता हूं कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल का फार्मूला आता है, क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक नहीं है प्लस कितनी परचेज है, 5 लाख 7 लाख, 7 लाख माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 2 लाख, मतलब 7 लाख वाला स्टॉक सारा नहीं बिका, 5 लाख वाला बिक गया, बाकी रहा कितना गया? तो हम ये माइनस कर देते हैं, बाकी बात कितना गया? 5 लाख हमारी कॉस्ट ऑफ सेल आ गई, फिर हमने 3 लाख लिखा। अब देखिए, हमने परचेज भी हमारा एक्सपेंस होता है, परचेज हमारा बाय डिफॉल्ट एक्सपेंस होता है। 7 लाख की चीजें खरीदी थी, सारी कॉस्ट ऑफ सेल क्यों नहीं लिखी? क्योंकि सारे का रेवेन्यू नहीं आया था, रेवेन्यू सिर्फ 5 लाख की अमाउंट का आया था। तो जितनी अमाउंट का रेवेन्यू आ गया ना, उतना ही एक्सपेंस लिखो उस पीरियड में। अब 2 लाख अगले साल बेचोगे, उसका रेवेन्यू अगले साल आएगा, तो वो अमाउंट ओपनिंग स्टॉक के नाम से आपकी कॉस्ट में ऐड हो जाएगी, एक्सपेंस बन जाएगी। एक और बात बताता हूं, मैचिंग कॉन्सेप्ट में ना ये डेप्रिसिएशन का बड़ा किरदार है। वैसे तो डेप्रिसिएशन के पीछे 2 कॉन्सेप्ट है, प्रूडेंस भी और मैचिंग भी। प्रूडेंस क्यों है? हमने एसेट खरीद लिया, अब एसेट की वैल्यू हमारी मार्केट में कम हो रही है, पुराना हो है ना, तो हमने एसेट ओवरसेट नहीं करना होता, तो जैसे जैसे उसकी वैल्यू कम होती है हमने करनी होती है। इसमें मैचिंग कॉन्सेप्ट कहां से आया? अब जरा गौर से सुनिएगा, मैंने एक एसेट खरीदा, मेरा लग गया 1 लाख रुपया, और मैं एक्सपेंस में लिख दिया, तो स्टैंडर्ड ने कहा ठहर जा, बता ये एसेट कितने टाइम आपको फायदा देगा? मैंने कहा जी 10 साल। कहते इस खर्चे को भी 10 पे डिवाइड करते हैं।
मैच कर उसके रेवेन्यू से। जितनी देर में आपने इसका फायदा हासिल करना है उतनी देर में इसके एक्सपेंसेस को लिख, मैच कर उनको आपस में। खर्चा आज लिख दे सारा, रेवेन्यू 10 साल तक आता रहेगा, तो कोई मैचिंग कॉन्सेप्ट नहीं है। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या है? कोई भी एक्सपेंस लिखने लगो, देखो उसका रेवेन्यू उसी साल पे आया है या ओवर द पीरियड आया है। जैसे हमने 7 लाख एक्सपेंस नहीं लिखा, 5 लाख लिखा, क्योंकि 5 लाख वाला बिका है, उसने दूध से रेवेन्यू आ गया। 2 लाख का अभी रेवेन्यू, तो उसको एक्सपेंस में मैंने नहीं लिखा बल्कि क्लोजिंग स्टॉक में लिख दिया। अब मैं आपको स्टेशनरी की बात बताता हूं। आपने 1000 रुपए की स्टेशनरी खरीदी लेकिन इस्तेमाल की 700 की, आपने फायदा कितनी स्टेशनरी का हासिल कर लिया? 700 का। तो 700 का एक्सपेंस में लिखेंगे क्योंकि उसका फायदा आपने इस्तेमाल कर ली, मतलब फायदा ले लिया। बाकी 300 की अनयूज है, उसको करंट एसेट में लिखो, क्योंकि अभी तक वो इस्तेमाल, अगले साल इस्तेमाल होगी, वो भी एक्सपेंस में लिख दो। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या मतलब है? आप अपने एक्सपेंस लिखो किस पीरियड में? जिस पीरियड में उसका रेवेन्यू आपको मिल रहा है, मतलब उसी पीरियड में आपका उसका रेवेन्यू जिसमें मिला, उसके एक्सपेंसेस उसी में। एक्सपेंस उसमें लिखो जिसका रेवेन्यू मिल गया, या रेवेन्यू उसमें लिखो जिसके एक्सपेंसेस इनकर्ड हो गए। तो एक ही स्पेसिफिक पीरियड में जब कोई एक्सपेंसेस अपने रेवेन्यू से मैच करेगा उसे बोलते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट। अच्छा, एनआरवी के पीछे किसका कॉन्सेप्ट कहा था? लोअर ऑफ कॉस्ट इन एनआरवी, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। उस पे प्रूडेंस है, उस पे ये मैचिंग मुचिंग नहीं है। चलें जी, वो आप भी तो जब कपड़े और जूते लेते हो, कौन सा जूता कब पहनते हो? जब उसके कलर का सूट पहना हो, वरना वो पड़ा रहता है। और जरा अब आपका ये चैप्टर ना कंप्लीट हो गया है, अब बस सवालों की है हिम्मत हमारी कि सवाल। अच्छा, अक्रूवल और कॉन्सेप्ट में क्योंकि बहुत माइनर सा फर्क है तो इसने लिख दिया, क्योंकि इस अक्रूवल कॉन्सेप्ट के अंदर ना मैचिंग का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते, अकरेंस का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। उसमें ये नहीं देखते कि उसके साथ मैच हो रहा है या नहीं। मैचिंग कॉन्सेप्ट मैच होना जरूरी है सेम पीरियड में। और आप देखिए ना, रेंट हम भला क्यों अगले साल लिखते हैं? क्योंकि उस रेंट को प्रीपेड रेंट है, हमने उस महीने का, जैसे आपने दिसंबर में जनवरी का रेंट दिया, तो क्या आप जनवरी में रहने वाला बेनिफिट अभी हासिल नहीं किया ना, तो इसलिए इसको प्रीपेड रेंट लिख देते। जब जनवरी का महीना रह लोगे, आपने वो यूटिलाइज कर लिया, फायदा हासिल कर लिया, तो एक्सपेंस भी लिख। आए जरा एक्रूवल कॉन्सेप्ट पे। आप कह रहे सर कि अच्छा कॉन्सेप्ट है जी, आप कह रहे सर कि रूल कॉन्सेप्ट है वो अच्छा कॉन्सेप्ट इसलिए है कि इसके से ना हमारी जो इनकम स्टेटमेंट की, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रेजेंटेशन है ना, वो बेस्ट होती है। जैसे मैं आपको कहूं, आप ना सेल कर रहे हो, सेल्स करते जा रहे, पूरे साल में आपने उधार पे सेल्स कर दी, अगले साल पे चले गए, पैसे अगले साल मिले, इसका मतलब है पिछले साल तो ऐसे लगेगा कि आप नुकसान में रहे हो, और अगर नुकसान में तो आपके तो लॉसेज आ गए, हालांकि आपकी सेल्स हो रही थी, पैसे नहीं मिल रहे थे, सेल तो हो रही थी, तो टैक्स वाले को भी कुछ नहीं मिलेगा जी। नहीं नहीं, एसेट्स ओवरसेट नहीं हो रहा। कैसे? मैं आपको बताता हूँ कैसे आप एसेट ओवरसेट कर रहे हो। आप जरा एंट्री पास करो। बात हो रही है अकरेंस की, अक्कर तो हो चुकी है, पैसे नहीं मिले, तो आपने कौन सा कैश डेबिट किया? आपने भी तो अकाउंट रिसीवेबल लिखा है। कैश डेबिट कर देते ना कि जी मिल जाएगा, कर दो डेबिट, तो फिर आपने ओवरस्टेट किया था ना कैश। आपने कैश तो लिखा ही नहीं, आपने अकाउंट रिसीवेबल लिखा है। Accrual या matching concept. Accrual concept is the most fundamental principle of accounting which required recording income when they earned, not when they received in cash. Recording expenses when they incurred, not when they are, लेकिन ये नहीं कि पे, अगर पे भी कर दिए, अक्कर भी हो गए, फिर तो ओके है। अक्कर हो गए, पे भी किए, तो लिख देंगे। Accrual basis versus cash basis. Under the cash basis accounting, income and expenses are reported when cash is received or paid. कहते हैं cash basis में ना, जब cash received या paid होता है ना, तब भी लिख देते हैं। Under the accrual basis, expenses are matched with the related income. ये किस जगह किधर जा रहा है भला? ये accrual ही है, matching की तरफ जा रहा है। And are reported when the expenses incurred, not when, ये अब फिर accrual पे आ गया। The accrual basis of accounting gives a better measurement of the profitability than does the cash basis. ये लाइन आपकी पेपर में आ सकती है।
वो लिख देगा एक्रूअल बेसिस अच्छी मेजरमेंट देता है या कैश मेजरमेंट अच्छी देता है। तो अच्छी मेजरमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी है एक्रूअल बेसिस, बिकॉज एक्रूअल बेसिस मैच रेवेन्यू विद द एक्सपेंसेस दैट एन एंट्री इनकर्ड टू अर्न इट। ये फिर एक्रूड एक्सपेंसेस का ये चीजें मैंने आपको पढ़ा दी हुई है। ये एक्रूड एक्सपेंस की डेफिनेशन है जनाब। These expenses are incurred but not paid by the end of the accounting period. The expenses must be recorded even if it has not been paid, yet it relates to the period in which it was incurred and amount unpaid should be recorded as ये वही जनरल एंट्री है on the payment, year end adjustment और at the start of next year. ये चीज मैंने आपको अभी बतानी है। ये नेक्स्ट हमारा टारगेट है। सिंगल अकाउंट और डबल अकाउंट का मतलब क्या है। उसके बाद मिलके इसमें ना एक ये चीज कहता है अल्टरनेटिव एंड टाइम सेविंग मेथड कॉल्ड द सिंगल अकाउंट सिस्टम। ये क्या होता है ये भी हमें बताना है, लेकिन ये बात याद रखनी है सिंगल अकाउंट सिस्टम टाइम सेविंग होता है। एंड प्रिपेयर मेमोरेंडम ई अकाउंट टू रिप्रेजेंट एक्सपेंसेस एंड लायबिलिटीज बोथ। ऐसा क्या किस तरह से करते हैं ये अभी हमने पढ़ना है। ये सवाल तो आपने खुद ही कर लेने हैं। प्रीपेड एक्सपेंस की डेफिनेशन हो गई, इसकी एंट्रीज हो गई। एक्रूड इनकम इसकी सब मैंने आपको एंट्रीज बता दी। बाकी तो सवाल है, सवाल तो आपने करने अनअर्न्ड इनकम इसकी सारा कुछ हो गया। चलें जी, अब फिर आप आ जाएं किस पे बोला कंप्रीहेंसिव एग्जांपल। तो बाद में जब आप जितनी कहोगे मैं उतनी करवा दूंगा। मैं सिंगल अकाउंट के बारे में आपको बता दूं और डबल अकाउंट क्या होता है। टू अकाउंट सिस्टम, डबल नहीं है, टू अकाउंट सिस्टम और सिंगल अकाउंट सिस्टम। पहले आप ना मुझे बस ये वाला अकाउंट बनाकर दिखा दो अगर आपको आता है। प्रीपेड एक्सपेंस का इसका ब्रॉड किस साइड पर आता है पता है? तो कल सीखा था। प्रीपेड एक्सपेंस का ब्रॉड ऑन डेबिट साइड पर आता है, एक्सपेंस है, और इसका कैरिड ऑन अपोजिट साइड पर। ये पता है ना। ब्रॉड ऑन क्या होता है? पिछले साल का प्रीपेड और वो आखिरी पेमेंट देख लेते हैं। और कैरिड ऑन क्या होता है? इस साल का, उसकी आखिरी पेमेंट में देख लो कितना प्रीपेड था और इसकी आखिरी पेमेंट में देख लो कितना प्रीपेड है। यानी साल में एंड पे जो भी पेमेंट हो रही है उसमें पता चल जाएगा इस साल के महीने कितने कवर हो रहे हैं उस पेमेंट में और अगला कितना कवर हो रहा है। फिर वो जो कैश, वो जो हम एंट्री नहीं पास करते एक्सपेंस टू कैश, उस साल की रेंज के अंदर जितना कैश पे किया वो सारा कैश क्रेडिट और रेंट डेबिट या एक्सपेंस डेबिट। फिर हम इसको क्लोज करते हैं तो हमारे पास कौन सी अमाउंट आ जाती है? एसपीएल का मतलब क्या है? उस साल का एक्सपेंस कितना है। ठीक है। फिर आपने एक लेजर बनाया था कल एक्रूड एक्सपेंस का, याद है? ये भूल गया। एक्रूड एक्सपेंस का इसका ब्रॉड किस साइड पर आएगा? क्रेडिट साइड पर, क्योंकि ये लायबिलिटी है। ये कैसे पता चलेगा? आखिरी पेमेंट में देख लो क्या ये मेरा सारा क्लियर हो गया या कुछ अनपेड रह गया। जैसे आपने ना जनवरी नवंबर में ना पेमेंट कर दी सारी पिछली, लेकिन दिसंबर की तो पेमेंट रह गई फिर हमारी। या 31 अक्टूबर को ना मैंने पेमेंट की लेकिन पिछले सालों की एरियर्स, तो अगले साल के 2 महीने मेरे रह गए, तो इसका मतलब है वो मेरे अनपेड हो गए। तो पिछले साल में भी ऐसे देखते हैं और इस साल में भी। इस साल से कैरिड ऑन मिलता है और पिछले साल से कैश तो हमेशा क्रेडिट ही होता है एक्सपेंसेस के केस में, और यहां पर क्या आ जाएगा? एसपीआर। इसको कहते हैं टू अकाउंट सिस्टम। इसको क्या बोलते हैं? टू अकाउंट सिस्टम। मतलब प्रीपेड का अलग बना दिया और एक्रूड का अलग बना दिया। एक होता है सिंगल अकाउंट सिस्टम। सिंगल अकाउंट सिस्टम में क्या होता है? इसमें वो कहते हैं सिंगल अकाउंट सिस्टम की कोई एंट्रीज नहीं होती। वो सिर्फ टाइम सेविंग के लिए आपके पास जल्दी से, यानी एक प्रीपेड का अलग ना बताओ, अक्रूड का अलग ना बनाओ, इकट्ठा अकाउंट बना दो।
वो कैसे, उसका नाम लिख दो एक्सपेंस। एक्सपेंस का अकाउंट। वो कहते हैं आप ना प्रीपेड का ब्रॉड ऑन डेबिट साइड पर लिख दो और अक्रूड का ब्रॉड ऑन क्रेडिट साइड पर लिख दो। यानी दोनों अगर ब्रॉड ऑन है, एक है तो एक का लिख लो, दोनों है तो दोनों का। अगर आपको लगता है ना, लेकिन एक बात याद रखनी, ये नहीं कि एक रेंट है एक इंश्योरेंस है आप इकट्ठा अकाउंट बना लो, नहीं। कुछ आपकी प्रॉपर्टी का बिजनेस है, कुछ लोग आपको एडवांस में रेंट दे देते हैं, कुछ निकम्मे हैं वो 2-2 महीनों का नहीं देते, तो जो एडवांस वाले देंगे वो प्रीपेड में आ जाएगा और जो लेट देते हैं वो अक्रूड में आ जाएगा। तो उसका अगर ब्रॉड ऑन है, प्रीपेड का ब्रॉड ऑन डेबिट साइड पर और अक्रूड का ब्रॉड ऑन क्रेडिट, वही वाला ये बैलेंस और ये वाला बैलेंस एक ही अकाउंट में लिख देंगे। जितना कैश पे किया एडवांस वाले को चाहे दूसरे को, कैश ने क्रेडिट ही होना है, ये कैश क्रेडिट हो रहा है। इनके कैरी ऑन अपोजिट साइड पर आ जाएंगे, अक्रूड का कैरी ऑन उसकी अपोजिट साइड पे, फिर क्लोज करेंगे, जो डिफरेंस आएगा अमाउंट का वो किसको चला जाएगा, एसपीएल। इसे कहते हैं सिंगल अकाउंट सिस्टम। बिल्कुल इनकम के भी ऐसे होते हैं, 2 अकाउंट सिस्टम में उसमें एंट्रीज भी पास होती हैं, लेजर भी बनते हैं, सारा कुछ। और ये जो सिंगल अकाउंट सिस्टम है इसमें एंट्रीज पास नहीं होती, डबल एंट्री नहीं होती इसके अंदर। पेपर में सवाल आ सकता है, 2 अकाउंट सिस्टम में डबल एंट्री होती है या सिंगल अकाउंट में। 2 अकाउंट सिस्टम में डबल एंट्री सिस्टम होता है, इसमें डबल एंट्री सिस्टम, ये एक मेमोरेंडम होता है। मेमोरेंडम मतलब फॉर्मेलिटी, याद दिहानी के लिए। यहां पर देखें, क्योंकि इकट्ठा ना पढ़ तो लिया था। अल्टरनेटिवली टाइम सेविंग मेथड कार्ड सिंगल अकाउंट सिस्टम is to prepare memorandum not part of double entry bookkeeping। जो सिंगल अकाउंट सिस्टम है इट इज नॉट पार्ट ऑफ द डबल एंट्री बुककीपिंग। टी अकाउंट टू रिप्रेजेंट एक्सपेंस एंड लायबिलिटी बोथ, दोनों उसके अंदर एक्सपेंस दोनों चीजें उसके अंदर ही लिख रहे हैं। एसेट भी है, प्रीपेड एसेट भी उसके अंदर आ गई, लायबिलिटी भी उसके अंदर आ गई। तो कहता है ये डबल अकाउंटिंग यानी डबल एंट्री सिस्टम के अंदर नहीं है, ये वैसे ही एंट्री पास कर दी जाती है। चले जी, फिर इनकम के बारे में आ जाए तो बताएं अनअर्न्ड इनकम का लेजर कैसे बनता है। अनअर्न्ड इनकम या एडवांस इनकम, तो ज़ाहिर इसका ब्रॉड ऑन किस साइड पर आएगा, अनअर्न्ड इनकम का क्रेडिट साइड पर, चलिए ठीक है। और इसका कैरी ऑन अपोजिट साइड पे कैश किधर आएगा, कैश ने डेबिट होना है। इनकम के केस में कैश आता है, एक्सपेंस से एडवांस हो या अक्रूड हो कैश जाता है। इनकम के केस में कैश एडवांस ले लो तो भी कैश डेबिट, पिछले वाला लेना था तो भी कैश डेबिट। इनकम में कैश तो नहीं देते ना, इसका जो डिफरेंस आएगा एसपीएल क्रेडिट हो जाएगा। ये सिंगल अकाउंट हुआ या 2 अकाउंट सिस्टम हो गया, ये 2 अकाउंट सिस्टम है। अक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम में हमारा ब्रॉड ऑन डेबिट साइड पर आता है। बोला क्यों, क्योंकि ये रिसीवेबल होती है इनकम और इसमें कैश तो हमें मिलना ही होता है। और एसपीएल, ठीक होगी बात। आखिर में क्या आ गया इसका 2 अकाउंट सिस्टम, इनकम का सिंगल अकाउंट। इसका जो ब्रॉड ऑन यहां पर आएगा वो कौन सी इनकम होगी, अक्रूड या अनअर्न्ड, अक्रूड, क्योंकि एसेट वाली साइड पे लिख रहे हो अक्रूड। और इसका कैरी ऑन फिर इधर कौन सा ब्रॉड ऑन आ जाएगा, एडवांस वाला, और इसका कैरी ऑन इधर कैश आ गया। जो डिफरेंस आएगा वो अदर इनकम में चला जाएगा। ठीक होगी बात। चलें जी, अब आपकी चैप्टर तो कंप्लीट हो गया। अब सवाल है जितने मर्जी करो सवाल, इसके सवालों की कोई लिमिट नहीं जी।
ये सिंगल के अंदर दोनों अकाउंट बनाए हुए हैं। डबल में दो अलग अलग, सिंगल अकाउंट में दोनों को कंबाइन करके एक ही अकाउंट के अंदर सब कुछ। लेकिन ये है कि ये नहीं कि इनकम और एक्सपेंस का इकट्ठा नहीं बना, मतलब प्रीपेड इनकम भी है और एडवांस इनकम यानी अक्रूड भी है। इनकम का इकट्ठा लेजर बनाओ, उसमें सिंगल अकाउंट है। जैसे आप कुछ रेंट एडवांस में दे देते हो किसी को एडवांस में नहीं देते बल्कि अक्रूड लेट देते हो या एंड पे देते हो, तो उसमें क्या होगा, वो जो एक लायबिलिटी है, एक एसेट है, दोनों का इकट्ठा लेजर बना दो। वो वैसे नेचर सेम होनी चाहिए। नेचर सेम होनी चाहिए, नेचर जिधर है वो उसी हिसाब से ही आएगा। चले मेरे भाई आ जाओ फिर आपके सवालों पे चलते हैं। पहले आज आपने कितने सवाल कर लिए थे? 7 करने, वैसे 7 थे एग्जांपल्स, कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल 4 थे। चलो उसको आपने करना है, कल उसके बारे में अगर कोई सवाल हो तो पूछ लेना, आज हमने इनको वेरीफाई करते हैं। तो बताएं कौन सा सवाल? ये पहले वाले नहीं हुआ, ये ना असल बेसिकली सिंगल अकाउंट सिस्टम था, इस वजह से नहीं हुआ। सिंगल अकाउंट तो आपका वैसे ना, सिंगल अकाउंट कब प्रेफरेबल होता है? जब आपको कैश एक ही गिवन। अब कैश एक गिवन है, दो में कैसे अलग अलग लिखें? जैसे इस सवाल में देखें, इन द ईयर दिसंबर 2018 सारा रिसीव्ड 50,000 रेंटल इनकम। रिसीव्ड का मतलब क्या हुआ? रिसीव्ड कैश मिला है, कैश डेबिट, इनकम क्रेडिट। अच्छा, आपने सिर्फ ये वाले 25 किए हैं या उसके भी 25 किए हैं एडिशनल? चलिए, सारा रिसीव्ड, उसने ये कैश रिसीव किया एज अ रेंटल इनकम, कैश हो गया डेबिट। द अमाउंट ऑफ रेंट रिसीव्ड इन एडवांस एंड एरियर्स, ये इनकम का लेजर बनेगा या एक्सपेंस का बनेगा? ये इनकम का लेजर बनेंगे या इनकम है, ये किसका ये? और रेंट रिसीव कर रहे हो तो इनकम का बनेगा, पे थोड़ी कर रहे हो। रेंट का नाम सुन के हमेशा रेंट हम देते थोड़ी, हमारा भी रेंट आ भी सकता है। अच्छा आप देखिएगा जरा, इधर गौर फरमाएं, पिछले साल या पिछले मंथ की डेट होता है ब्रॉ डाउन और इस साल की डेट या मंथ होता है कैरी डाउन। पिछले साल दिसंबर 2017 के अंदर आपका रेंट एडवांस में रिसीव हुआ था 3,000 और इस साल के करंट ईयर में कितना है? 4,000। फिर रेंट इन एरियर्स मतलब कि अक्रूड 1,700, पिछले का ब्रोडाउन था 2,500। अब आपने बनाना है कंबाइन अकाउंट। कहते हैं व्हाट फिगर ऑफ द रेंटल इनकम शुड बी रिकॉर्डेड इन द एसपीएल, कौन सी अमाउंट एसपीएल में जाएगी? तो सिंपल मेरे भाई वही वाला सिंगल अकाउंट बनाओ। यहां पर किसका ब्रोडाउन लिखेगी? इनकम का, एडवांस का या अक्रूड का? अक्रूड का, इनकम है ना, कैरी डाउन इधर लिख दिया 2,500 और एडवांस इनकम का ब्रोडाउन कितना है? 3,000 और कैरी डाउन कितना है? 4,000। कैश किस साइड पर लिखा जाएगा? इनकम का लेजर है, कैश डेबिट हुआ तो आप कहेंगे सर क्रेडिट साइड पर लिख रहे हैं, कैश डेबिट हुआ है तो ये कैश डेबिट ही है। किसी के लेजर में जाएगा, अपने लेजर में कैश से डेबिट होना है, किसी और के लेजर में क्रेडिट साइड पर नजर आ रहा होगा। कितना रिसीव किया था उसने? 50,000। लो जी, इसको क्लोज करें, इसका टोटल करें, कितना आ गया? 56,300। 56,300 कितना डिफरेंस आ गया बाकी एसपीएल में जाने वाला? इसको दोनों माइनस कर दें कि 50600 ठीक होगी बात। और बताएं, ये आप लोग, मुझे लगता है यकीन हो रहा है कि सारे सब लोग नहीं करते, ऐसे कैसे हो सकता है? हर एक सवाल, तो खास तौर पे अक्रूवल एंड प्रीपेमेंट का सवाल, क्वेश्चन नंबर, अपने साथ जुल्म नहीं करना, सवाल लाजमी करने हैं। और मुझे ना ये, अब आपने जो भी सवाल पूछे ना मुझसे क्लास में पूछने हैं, उसके बाद कोई ऑफर नहीं।
क्लास में। ये आप लोग ना मुझे लगता है यहाँ पर सो जाते हो या फुफ्फो के घर चले जाते हो और बाद में पूरा चैप्टर लेकर मेरे पास आ जाते हो। द एनुअल रेंट एक्सपेंस फॉर ट्रिपल टी फॉर द पीरियड 1 जुलाई 18 to 30, ये हमारा वो पीरियड साल हो गया। कहते हैं रेंट एक्सपेंस, एनुअल रेंट एक्सपेंस 35,000 which is 25% more than the previous। इसका मतलब है पिछले साल कितना होगा पता है? मुझे ये बताएं 35, ये तो अगर आपका गलत हुआ ना तो ये तो फिर काम खराब भी होगा। ये कितनी दफा बातें बताई हुई हैं। 35,000 मुझे बताओ 25% बढ़ने के बाद है या उससे पहले वाला है? ये तो इतना तो बता सकते हो। वो कहता है ये वाला रेंट पिछले साल से 25% ज्यादा है। इसका मतलब ये 125% है। कितने फीसद है? 120। तो इसको 125 पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करो तो पिछले साल में रेंट का भी पता चल जाएगा। कितना? 28। पिछले साल सालाना रेंट था 28,000, इस साल सालाना रेंट है 35,000। ये तो हमें पता चल गया सालों के रेंट का कि तो पर मंथ कितना चल रहा होगा, 12 पे डिवाइड कर लेंगे। 35,000 को 12 पे डिवाइड करेंगे तो पर मंथ इस रेंट का पता चल जाएगा, और 28,000 को डिवाइड करेंगे 12 पे तो पिछले साल का माहाना रेंट आ जाएगा। अब आगे देखते हैं। रेंट एक्सपेंसेस पेड ऑन 1 जुलाई, आपने 1 जुलाई को रेंट पे किया। व्हाट इज द चार्ज टू रेंट एक्सपेंस इन द एसपीएल फॉर द ईयर एंडिंग दिसंबर 2018। इसका मतलब है 6 महीने हमारे बनते हैं 28,000 वाले रेंट के हिसाब से, और 6 महीने बनते हैं हमारे 35,000 रेंट के हिसाब से। तो 14,000 और 17,500 को प्लस कर लो, हमारा एक्सपेंस बन जाएगा। वैसे ही बनेगा ना। देखो ना, रेंट एक्सपेंस तो वो इसमें उसने ये नहीं पूछा एसेट बताएं या लायबिलिटी, लेकिन मैं वो भी बताऊंगा। देखिए आपने, हमारा साल कौन सा है? हमारा साल, वो कहते हैं व्हाट इज द चार्ज टू रेंट एक्सपेंस, ये है हमारा साल। दिसंबर एंड होता है, मतलब हमारा अपना साल हो गया, रिपोर्टिंग पीरियड जिसे कहते हो। यहां पर मैं लिख देता हूं 1/1/18 से लेकर 31 दिसंबर 18, ऐसा ही हुआ। पे कब किया? 1 जुलाई को। कितना पे किया? 35,000। कब तक का पे किया? यहां पर 35,000 पे किया और जाएगा अगले साल के जून तक। एनुअल पे किया है ना। इसका मतलब है ये जो 35,000 है इसमें हमारा साल कितना आ रहा है, और 6 महीने फिर एडवांस पे कर दिया आपने। 17,500 हमारे साल का आपने पे किया। 17,500 आपने, मैंने कहा था ना, जो इसमें तो पेमेंट ये क्या है, जो पेमेंट लास्ट होगी उसमें देखो कितने सालों का पेमेंट है, पूरे साल का एनुअल है। और ये जो पिछले 6 महीने हैं इसमें हमारा साल तो आ रहा है, हम उसमें रेंट 35,000 के हिसाब से नहीं था, 28,000 के हिसाब से। तो 28,000 में 6 महीने का कितना बना? 14,000। तो 14,000 रेंट बना, 28,000 वाला हमारा, 17,500 इनको प्लस करेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा? एक्सपेंस। और ये 17,500 प्रीपेड है। जो आपने 35,000 पे किया ना, इसमें 6 महीने हमारे हैं और 6 महीने एडवांस है, तो ये हमारा एक्सपेंस है। बस ये क्या रखना है कि जो रेंट इंक्रीज करके दिया हुआ हो या डिक्रीज करके दिया हो, उसको परसेंटेज के, पिछला रेंट बताया होता ना। एक बात दोबारा मैं बता रहा हूं और बार बार बताता हूं, आपने ये देखना है कि ये जो अमाउंट है इसके ऊपर परसेंटेज प्लस माइनस हो चुकी है या नहीं। अगर परसेंटेज उसके अंदर ऐड हो गई है या माइनस हो गई है तो फिर वो कभी भी डायरेक्ट परसेंटेज नहीं आएगी। जैसे हम करते हैं ना 25% या 35% डायरेक्ट लेते हैं, डायरेक्ट नहीं आएगी। वो कैसे आएगी? या तो 100 प्लस करके या 100 माइनस करके। हाँ, अगर वो कहता पहले रेंट था 28,000, 25% बढ़ाना है, इसका मतलब अभी नहीं, अब डायरेक्ट 25% आप ले लो और उसमें बाद में 25% लेकर ऐड कर दो। जी, लेटर बना दो। सीखो कुछ ना, खुद से भी काम किया करो। पिछले साल एडवांस कितना था भला जो हमने पे किया था? 14,000।
ऐसा ही था ना, पिछले साल टोटल 28,000 रेंट बनता था, 6 महीने का एडवांस होगा, 6 महीने का, क्योंकि जितना रेंट इस साल एडवांस है पिछले साल भी इतनी एडवांस होता है। लेकिन इस साल एडवांस कितना था? 17,500। भला क्यों? क्योंकि 35,000 के हिसाब से 6 महीने हमारा, कैश आपने कितना पे किया टोटल इस साल? 35,000। कैश कितना पे किया? क्योंकि 28,000 तो पिछले साल पे किया था, कैश पे 35,000 ही है। क्लोज कर दें, आपके पास एसपीएल में जो अमाउंट आएगी वो हमारा एक्सपेंस होगा, वही 14 जमा 17,500। ये कर ले, प्लस करना तो कर ले। कितनी अमाउंट आ गई? 31,500। ये वही बन रही है अमाउंट जो पहले थी। लेकिन ये अच्छी आदत है, दोनों तरीकों से किया करो, कॉमन सेंस से भी, क्योंकि टी अकाउंट बनाना एक अकाउंटिंग की खूबसूरती होती है और डायरेक्ट करना वो आपकी अपनी खूबसूरती होती है। तो शायद तो सो क्यों रहा है? जब बंदे को नींद आ रही होती है ना और वो फिर भी क्लास ले रहा होता है, उनकी शक्ल बहुत ज्यादा खतरनाक होती है, ज़ॉम्बीज़ का पता है ना, वैसे हो जाती है। मतलब वो आंखें उसकी खुली नहीं होती, लेकिन बस दिमाग की तरफ से तो बंद होती हैं, उन्हें कुछ समझ ही नहीं लग रही होती। चलो अगला सवाल बताएं जी। 5वां। चलो ये इधर जो करीब करीब है ये पहले कर लेते, फिर 5वें पे चलते। कौन सा? 14। चलिए 14 पे देखिए, कहता है अ बिजनेस पे रेंट क्वार्टरली इन एरियर्स। इन एरियर्स का मतलब पता चल गया, 1 जनवरी को पे होता है, तो 1 जनवरी को कौन सा पे होगा? जनवरी, फरवरी, मार्च का, या दिसंबर, नवंबर और उसका पिछला, अप्रैल में, जुलाई में और अक्टूबर में, ईच ईयर। द रेंट वाज इंक्रीज्ड फ्रॉम 150,000 पर ईयर टू 180,000 पर ईयर। पिछले सालों में हम 150,000 के हिसाब से हमारा रेंट था, और अब इस साल के तो रेंट इंक्रीज कब से हुआ? 1 अक्टूबर 2007 से। हमारा ईयर एंड क्या है? ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारा साल है ये 31 जनवरी 2018। वो कहते हैं व्हाट रेंट एक्सपेंस एंड एक्रूड। पहले तो अपना साल लिखो ना, हमारा साल है 1/2/2017 से लेकर 31 जनवरी 2018, ये है हमारा साल। आपको पता कैसे चलेगा कि हमारा साल शुरू कहां से हो रहा है? जो साल एंड है ना उससे अगली डेट लेकर पिछले साल वाली, यानी जनवरी में एंड है ना, तो फरवरी का 1 लेकर पिछले साल वाला। अगर 31 दिसंबर 2018 है तो फिर तो जनवरी है ना, वो तो डायरेक्ट पता चल जाता है। ये ना होना कि पिछले 2017 का लिख देना, 12 महीने पूरे करने। ठीक है, अब पेमेंट कब कब की उसकी डेट को हाईलाइट कर लेते हैं। आपके पेमेंट वाले क्वार्टर कौन से हैं? 1 जनवरी, वो तो इधर है ही नहीं, हमारे साल के अंदर तो नहीं है ना। फिर कौन सा है? 1 अप्रैल, यहां पर आ जाएगा 1 अप्रैल, फिर 1 जुलाई, फिर 1 अक्टूबर, फिर वो इस 5 जनवरी इसके अंदर आएगा क्योंकि ये 31 जनवरी है। 1 जनवरी। ओके, आपने किस दिन आपका रेंट चेंज हो गया? 1,80,000 किस दिन से होगा? 1 अक्टूबर से। 1 अक्टूबर से। अब मुझे बताएं, यहां पर आपने रेंट जो पे किया होगा, क्वार्टरली रेंट पे कर रहे हो ना, तो 1.5 लाख को 4 पे डिवाइड करो जरा, कितना बनता है? ये बहुत अच्छा सवाल आपने पिक किया है और इसमें बहुत अच्छी चीज भी आपको एक समझ आएगी। वैसे तो मैं इसको डायरेक्ट समझा सकता हूं, तो बगैर कॉन्सेप्ट के ये जल्दी समझ लग जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ समझाना थोड़ा और इंटरेस्टिंग चीज बन जाती है। चले आप मुझे बताएं पहले फिलहाल 37,500, यहां पर भी आपने 37,500 पे किया होगा, यहां पर भी 37,500 पे किया होगा, यहां पर भी 37,500 पे किया होगा, और यहां पर कितना पे किया होगा? 1,80,000 को 4 पे डिवाइड करें, 1,80,000 को 4 पे डिवाइड, क्वार्टरली रेंट आ जाएगा 45,000। ये तो मैं ना आपको समझाने की खातिर बस, अदरवाइज मैं उस कॉन्सेप्ट को बाईपास कर रहा हूं फिलहाल, ताकि आपके ना दिमाग में कोई प्रेशर ना आए। एक्सपेंस बताना है ना, एक्सपेंस बताने के लिए मुझे बताओ इस दिन रेंट चेंज हो गया था, राइट?
इससे पहले पर मंथ रेंट कितना था, इसके बाद पर मंथ रेंट कितना है। गॉट इट। कोई एक्सपेंस लेने के लिए अपने 12 महीने पूरे करो। 1,50,000 को 12 पे डिवाइड करो, करो जरा। 1 लाख पर मंथ रेंट निकाल लो, कितना 125, और 1,80,000 को भी 12 पे डिवाइड करो। अब मुझे बताओ कब रेंट 12,500 तक था और कब रेंट 15,000 हो गया। 1 अक्टूबर तक रेंट क्या था 12,500। कितना टाइम बनता है 1 अक्टूबर तक, 8-9। 1 फरवरी से शुरू है ना, ये भी देखना है। फरवरी से लेकर अक्टूबर तक, 1 अक्टूबर तक। 1 फरवरी का मैंने 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अक्टूबर नहीं लेना क्योंकि 1 अक्टूबर है। 8 महीने। इसका मतलब है इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको फिर 4 से, क्योंकि 12 महीने पूरे कर दिए, आपका एक्सपेंस आ गया। कितना 1 लाख। इसको इससे मल्टीप्लाई, दोनों को प्लस करके बता दो। 1 लाख एक्सपेंस आ गया। ये तो मैंने पुराने तरीके से फाइंड किया, कोई टेक्निकल बात भी नहीं बताई। अब आखिरी पेमेंट जाते हैं। आखिरी पेमेंट जो आपने जनवरी में पेमेंट की 45,000, ये आने वाले सालों की पे की है, पिछली एरियर है ना, पिछली। इसका मतलब है यहां तक हम पाक साफ हो चुके हैं। 1 महीने का रेंट अभी रहता है हमारे साल का। वो 1 महीने का रेंट बनता कितना है 15,000, तो 15,000 अक्रूड है। ये तो आ गया ट्रोखालोजी मेथड। अब मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूं जिसमें इसमें एक मजे की चीज क्या है। आपको ऐसा लग रहा होगा 1 अक्टूबर को 37,500 की जगह 45,000 आना चाहिए क्योंकि रेंट तो चेंज हो गया था 1 अक्टूबर। लेकिन ये आपने पे 1 अक्टूबर को जो पे किया था वो आने वालों का नहीं पे किया था, वो तो पिछले 3 महीनों का पे किया था, तो वो तो 37,500 पे किया होगा ना। अगर यही सवाल होता और वो कहता है जी 1 अक्टूबर को पे किया और एडवांस, वो तो आने वाले का पे किया, तब यहां पर 45,000 आता। ये लेजर बनाते वक्त जिस बच्चे ने लेजर बनाना है ना, उससे गलती हो सकती है, और इसलिए हमने ये नया मेथड इंट्रोड्यूस करवाया है कि इसमें लेजर बनाना आता हो या ना आता हो, सवाल नहीं गलत होता, क्योंकि इसमें वो बात कंसीडर नहीं की जाती। अक्सर लोग 1 अक्टूबर को या तो लिख देते हैं 45,000, 37,500 वाले तो ठीक हुए ना। अगर यही सवाल एडवांस होता तो यहां 45 ही आना था, क्योंकि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर को रेंट चेंज हो चुका था। तो अगर आप लेजर बनाते ना इसका तो शायद गलती हो जाती, लेकिन अब तो गलती होने का तो चांस ही खत्म हो गया। प्रीपेड या अक्रूड था, पिछले महीने का भी तो एक अक्रूड होगा ना, तो वो 12,500 होगा, क्योंकि पिछले महीने पे तो एक्सपेंस था ही 12,500। पिछले महीने का भी 1 महीना अक्रूड हुआ तो 12,500, इसका 1 महीना अक्रूड हुआ तो 15,000। कैश कितना पे हुआ 37,500, 37,500, 37,500 और 45,000। इन चारों को प्लस करें तो कैश आएगा। करो जरा इन चारों को प्लस, कितना बनता है 37,500 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 45,000। 1,575। अब जो आंसर निकालोगे ना वो 1,60,000 ही निकलेगा इंशाल्लाह। बात हमें लग गई। ये एक अच्छा सवाल आप लोगों ने निकाला है। और 15 16वां, चले जी 16 पे। सितारा इंडस्ट्रीज हैज टेकन अ लोन फ्रॉम क्रिसेंट बैंक। इंटरेस्ट ऑन द लोन इज पेएबल एवरी क्वार्टर। लो जी, अच्छा इंटरेस्ट कभी भी एडवांस नहीं पे होता, वो इधर इंटरेस्ट कभी भी एडवांस पे। अच्छा जिसका दिमाग बंद हो गया यानी समझ उसको लग ही नहीं रही, तो जाना चाहे तो जा सकता है। ऐसा ना हो कि वो अपना टाइम जाया कर रहा हो, समझ भी नहीं लग रही, और अब से नींद का टाइम एक गोल्डन टाइम होता है वो भी जाया कर रहा हो। ठीक है हाँ, क्योंकि अकाउंटिंग एंजॉय करने वाली चीजें होती है। जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं अगर एंजॉय करके पढ़ा रहा हूँ तो आप भी एंजॉय करके पढ़ो। आप ये इमेजिन नहीं करोगे कि आजकल क्योंकि थोड़ा सा वो, एक तो आप लोगों का ये काम, ये 5:30 तो अभी हो गया, और मैंने अभी नीचे जाना है, तो कुछ जो बच्चे बैठे हैं जिनके वो क्यूरीज वाले हैं, बाकी कैफ वाले, वो आ जाएंगे 7, 7:30, 8 बजे इधर बच जाते हैं। फिर 8 बजे के बाद वो थोड़ी बहुत जो मीटिंग्स होती हैं वो करते करते 9 बज जाते हैं, घर जाते खाना खुना खाते, ये वो फिर थोड़ा सा
खबरें खबरें सुननी होती हैं, फिर लेक्चर्स प्लान करने होते हैं अगले दिन के। तो रात के 2-3 नॉर्मल टाइम हो गया, और सुबह हमने फिर उठना है, मतलब मुसलसल पता नहीं कितने दिन हो गए, 2.5 से 3 घंटे से ज्यादा नींद नहीं हो रही। लेकिन उसके बावजूद भी जब पढ़ाते बैठते हैं तो कुछ नहीं पता चलता किधर है, फिर कभी ना नींद, ना गर्मी, ना सर्दी, कुछ नहीं। मैं कहता हूं ऐसा लेवल आपके अंदर क्रिएट होना चाहिए। मतलब जब आप समझ रहे हो ना, ऐसे खो जाए, कोई समय ना हो कि फिर गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है। देखिए हमेशा आप लोगों को गर्मी लगी, आज तक मैंने गर्मी की शिकायत नहीं की। हालांकि आप लोगों के फिर भी करीब करीब ऐसे होते, मैं तो आप लोगों से काफी दूर बैठा हूं और दोनों हीट पे बैठा हूं, इसकी हीट भी आ रही होती है इसकी, लेकिन गर्मी लग ही नहीं रही। वजह क्योंकि मैं गर्मी को फील ही नहीं कर रहा, मैं फील कर रहा हूं काउंटिंग को। तो जब आप इस तरह से करोगे तो आप भी इंजॉय करो, और जब ये है इंजॉय करने वाली चीजें, आप लोग आए थे ना वही लल्ले स्टूडेंट बने हुए होंगे, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, 9th 10th पेपर पास करना है, फलाना ढिमकाना, लेकिन है क्या चीज ये, जब जिस दिन आप आ गए ना, फिर आपकी दुनिया और हो जाएगी, फिर बड़ा मजा आएगा। सितारा इंडस्ट्री मैं बता रहा था, इंटरेस्ट नॉर्मली क्या 99% बल्कि 99.99% इंटरेस्ट कभी एडवांस नहीं होगा, ये हमेशा एरियर्स होगा। देखो वो सितारा इंडस्ट्रीज हैज टेकन अ लोन, उसने लोन लिया बैंक से। इंटरेस्ट कब पे करना है? एवरी क्वार्टर, इन एरियर है, ना भी बताया हुआ है तो इन एरियर है, दैट इज मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर। फेस अमाउंट ऑफ द लोन इज 500,000, मतलब आपने लोन लिया कितना? 5 लाख, एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। तो पहले तो आप ये बताएं कि 5 लाख का 10% मल्टीप्लाइड बाय 3/12 आपके पास, या जितना इंटरेस्ट बनता है 4 पे डिवाइड कर दो, क्वार्टरली इंटरेस्ट देना ना आपने। ड्यू टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम 2 इंस्टॉलमेंट वर पेड ऑन सितंबर, नॉट पेड ऑन सितंबर 30th एंड दिसंबर। कहता किसी वजह से ना 2 इंस्टॉलमेंट हमारी पे नहीं हो सकी। ओके, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट लायबिलिटी टू बी शोन इन द फाइनेंशियल पोजीशन? हमारा साल कौन सा हो गया? दिसंबर 31st। तो ये हमारा साल हम इधर ही बना लेते हैं, ये हो गया 1 जनवरी, ये 1 जनवरी या 1 जान ना समझ लेना, और ये 31 दिसंबर। हाँ जी, हमारे पेमेंट वाले दिन किधर है? 31 मार्च, फिर 30 जून, फिर 30 सितंबर, और फिर 31, वो तो ये आएगा ना, ये 31 दिसंबर। अब पहले तो मुझे बताओ ना, हर क्वार्टर का इंटरेस्ट बनता कितना है? 1,50,000, सॉरी 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय, बस पूरे साल का ले ले पहले, चाहे कितना, 50,000। 50,000 को 4 पे डिवाइड कर दो, क्योंकि क्वार्टरली पे करना है 3-3 महीनों का, तो कितना के 12,500। तो मेरे भाई हर साल का ये जो आपका इंटरेस्ट बनता है वो यहां पर 12,500 बनता है, आपने पे कर दिया, ये बनता है। पहली बात, ये 31 मार्च को इंटरेस्ट बना होगा, आपने ये तो नहीं लिखा हो ना लोन लिया कब है, कुछ नहीं बताया हुआ, तो आपने पे कर दिया होगा, इन 3 महीनों का पे हो गया, फिर ये भी पे हो गया। कहता है हुआ ये कि उसके बाद जो सितंबर में इंटरेस्ट पे करना था वो भी नहीं किया, जो दिसंबर में पे करना था वो भी नहीं किया, यही बात लिखी हुई है ना। इसका मतलब है 12,500 पे, यही हमारी लायबिलिटी है। कितनी लायबिलिटी होगी? 25,000। और अगर इंटरेस्ट एक्सपेंस की बात कहता फिर कितना होता? अगर वो कहता इंटरेस्ट एक्सपेंस बताओ, वो 50,000 होता, क्योंकि इंटरेस्ट एक्सपेंस तो सारा है, चाहे पे करो या ना करो। लायबिलिटी सिर्फ 25,000 है, लेकिन एक्सपेंस तो जितना बनता है, बनता तो पूरे साल का ही है। और बताओ 20, अच्छा, इसको वैसे अकाउंट से करोगे तो ये थोड़ा मुश्किल होता है, बगैर अकाउंट को करो तो ऐसे हो जाता है। सादा सी बात, कहता है अ बिजनेस वाज स्टार्टेड ऑन 1 जनवरी 2008, a building which is 25 years lease, the rent was building is payable quarterly in advance, quarterly in advance।
मतलब 3 महीने। पेमेंट रेट वाज मेड ड्यूरिंग द ईयर, ये उसने सारी पेमेंट आपको बता दी। मुझे बताओ पर मंथ रेंट कितना है, सबका सेम है ना, पर मंथ रेंट कितना हुआ? 7500 को किस पे डिवाइड करो, 3 महीनों का होता है 2500, एक महीने का आ गया। आपने कब बिल्डिंग रेंट पे ली थी? 1 जनवरी को। ईयर एंड आपका कौन सा है? दिसंबर। तो बताओ एक्सपेंस में कितना आएगा? 2500 मल्टीप्लाई बाय 12, ऐसा ही होगा, क्योंकि हर क्वार्टर का रेंट एक जैसा है। तो ये जो उसने बताए हुए ना सवाल मुश्किल क्यों है? क्योंकि लोग इसको लेजर से करते हैं, लेजर से टेक्निकल है, थोड़ा सा देखना पड़ता है। फिर भी हम पहले लाइन बना लेते हैं, उस लाइन में देख लेंगे कब की पेमेंट आ रही, तो आपका सवाल आसान। हाँ इरशाद, समझ आ रही? मैंने तो कहा ही नहीं कि आपको समझ नहीं आ रही। मैं तो बस ये, या तो तुझे नींद बहुत शदीद आ रही है या तेरी तबीयत अपसेट है, लेकिन उस तरह से तू बैठा नहीं है जैसे नॉर्मली बैठता है। हाँ? आज वैसे भी बंदा नमाज जुमा में बहुत अच्छी नींद आती है, तो तब थोड़ा सो आया करो, सो के आया करो। अच्छा टाइमलाइन बना दूं या वो काफी है? देखिए टाइमलाइन में सिंपल ये है, हमारा साल हुआ 1 जनवरी 1180 और 31 राइट। हमारे साल के अंदर जो पेमेंट आई है सिर्फ वो देखनी है। 1 जनवरी आ गया हमारा साल ही, एक पेमेंट हुई 7500 यहाँ पे, फिर 29 मार्च एक पेमेंट हो गई यहाँ पे, फिर 28 जून एक पेमेंट हो गई यहाँ पे, फिर 30 सितंबर, ऐसा ही है। सितंबर कितनी हो गई? 7500, और फिर दिसंबर को भी पेमेंट हो गई। अब इसमें आखिरी पेमेंट ये है, 31 दिसंबर को जो हमने पैसे पे किए हैं वो तो एडवांस में पे किए हैं, ये तो सारे के सारे ही एसेट हो गया। 7500 का 7500 ही एसेट हो गया, दिसंबर में पे किया और एडवांस में पे किया, तो इसका मतलब है ये तो जनवरी फरवरी मार्च का पे हुआ, इसका मतलब 7500 पूरे का पूरा प्रीपेड हो गया। बाकी ये भी हमारे साल का है, 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 इसको प्लस कर दो, एक्सपेंस आ जाएगा। लेजर बनाना है तो बिल्कुल इसी तरह से बन जाएगा। ठीक होगी बात? चलिए ठीक, और सवाल? बस 5वें सवाल पे चलते हैं। वो एक भाई साहब ने पूछा था, वो बहुत मासूम सा बंदा है वो ना, चले जी, ये तो कमाल का सवाल है यार। आपने किसने पूछा? ये सवाल अच्छा है, बहुत अच्छा सवाल है ये बहुत अच्छा सवाल है। Atif finalized his draft accounts and ignored a prepayment। कहते हैं उसने ड्राफ्ट अकाउंट्स बनाए, प्रीपेमेंट ऑफ ₹100 इग्नोर कर दिया। मतलब एक प्रीपेमेंट था, इग्नोर कर दिया। प्रीपेमेंट होता तो क्या करते हैं? एक्सपेंस में से माइनस करते हैं, उसने माइनस नहीं किया। फिर ऐड एक्रूड एक्सपेंस, 300 एक्सपेंस में ऐड करना था और 100 माइनस करना था एक्सपेंस में। कहते हैं व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट। अब मुझे एक बात ये भी बतानी है, वो ये कह रहा है कि प्रॉफिट अंडरस्टेट हुआ ओवरस्टेट हुआ, पहले ये बताएं। वो कहता है कि इसको एडजस्ट करने के बाद वाला प्रॉफिट पूछ रहा है या ये इसको इग्नोर करके जो पहले वाला प्रॉफिट, पहले वाला। इसका मतलब है, आप सादा सी बात बताना, ये है कॉमन सेंस का सवाल। आपने प्री पेमेंट नहीं लिखी, इसका मतलब है आपने एक्सपेंस को कम करना था, नहीं किया। एक्सपेंस को कम करना था, आपने एक्सपेंस ज्यादा किया हुआ है। तो प्री पेमेंट से तो एक्सपेंस कम करना था ना, आपने ज्यादा किया हुआ है। एक्सपेंस ज्यादा करने से आपका प्रॉफिट क्या हो चुका होगा? कम। आपका प्रॉफिट 100 रुपए से कम हो गया था। वजह क्या थी? आपने एक एक्सपेंस कम करना था, नहीं किया, तो मतलब आपने एक्सपेंस ज्यादा किया हुआ है। एक्सपेंस ज्यादा होने से आपका प्रॉफिट क्या हो चुका है? अगली बात, 300 एक्सपेंस में जाकर ऐड करना था, एक्सपेंस में ऐड करना था, एक्सपेंस बढ़ाने थे, नहीं बढ़ाए, तो मतलब एक्सपेंस आपने कम किए होंगे। 300 ऐड करना था, नहीं किया, इसका मतलब 300 से आपके एक्सपेंस कम लिखे हुए हैं। एक्सपेंस कम होने की वजह से प्रॉफिट ज्यादा हुआ है। कितने से? 300 से। प्रॉफिट ज्यादा हुआ है और एक्सपेंस कम हुए,
सॉरी, एक 100 से प्रॉफिट कम हुआ है, 300 से ज्यादा, तो नेट किया तो 200 से आपका प्रॉफिट ओवर स्टेटेड हुआ है। अब अगर वो ये कहता कि अगर हम ये लिख देंगे तो हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, डिक्रीज्ड बाय 200, डिक्रीज्ड बाय, क्योंकि 200 से ज्यादा लिखा हुआ है, अब हमने सही करना है, तो क्या करोगे, प्रॉफिट को 200 से कम कर दोगे। ठीक है, और सवाल पूछिए। 4, 1 year on year and business has outstanding electricity bill 15,000। कहते हैं ऑन ईयर एंड, आउटस्टैंडिंग का मतलब है इतना पेएबल है, ड्यूरिंग द ईयर इलेक्ट्रिसिटी बिल इतना पे हो गया, इतना पेएबल है, इतना पेएबल हो गया। कहते हैं व्हाट एडजस्टमेंट विल बी रिक्वायर्ड, यूटिलिटी एक्सपेंस अकाउंट रिगार्डिंग द आउटस्टैंडिंग बिल। कहता है जो आउटस्टैंडिंग बिल है उसको यूटिलिटी एक्सपेंस अकाउंट के अंदर क्या करोगे, ऐड करोगे या एंट्री बना लो, यूटिलिटी एक्सपेंस डेबिट और आउटस्टैंडिंग क्रेडिट, तो क्या होगा 15,000 से डेबिट। तो लिखो था आउटस्टैंडिंग बिल रिगार्डिंग लायबिलिटी होती तो लायबिलिटी क्रेडिट हो रही है, उसने कहा यूटिलिटी एक्सपेंस अकाउंट में किधर लिखना है, ऐड कर देंगे उसमें, आउटस्टैंडिंग ऐड करते हैं ना, ऐड करने का मतलब उसको बढ़ाएंगे, और एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होगा। और चलें जी, 25 क्वेश्चन हो गए पूरे। अब कल के लिए 25 क्वेश्चन ये, और क्योंकि और तो ये जो बुक रीडिंग लाजमी करनी है, और इसके एडिशनल सवाल, ये बहुत मजा आएगा आपको करने का, अगर थोड़ा सा इसको ध्यान से करोगे ना, समझ लग गई तो। लेकिन मैंने इसके सवाल ना क्लास के बाहर करवाने नहीं है, जो भी पूछो क्लास में पूछो, तो कल का दिन है, पूछ लो जो पूछना है, फिर ना कहना कि हाँ